एक ऐसा इंसान जो ना किसी रॉयल फैमिली से आता था, ना जिसके पास पैसे थे, ना पावर। साथ ही उसका जन्म एक ऐसे आइलैंड पर हुआ जिसको फ्रांस के लोग अपना मानते भी नहीं थे, पर फिर आगे जाकर वही इंसान पूरे फ्रांस पर राज करता है। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन का जन्म साल 1769 में कोर्सिका आइलैंड पर हुआ था। जिस आइलैंड पर नेपोलियन जन्मे थे वो आइलैंड पहले इटालियन स्टेट के अंदर आता था, पर उसके बाद फ्रांस ने उस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से नेपोलियन की मदर टंग कोर्सिकन थी, ना कि फ्रांस। नेपोलियन बचपन से ही अलग थे। वो ना ज्यादा किसी से बोलते और उनको जल्दी से गुस्सा भी आ जाता, पर उनके दिमाग में हमेशा एक चीज चलती रहती थी, ग्रेटनेस। नेपोलियन के पिता एक पुअर नोबल थे, नाम था पर स्टेटस नहीं, जिसके कारण इनके परिवार पर काफी पैसे भी नहीं थे। कोर्सिका आइलैंड के फ्रांस के कंट्रोल में आने के बाद नेपोलियन के पिता ने फ्रांस के नए रूलर को अपनी लॉयल्टी दिखाई, जिसके कारण नेपोलियन को स्कॉलरशिप मिल पाई और उनको फ्रांस के मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। जब नेपोलियन इस स्कूल में गए तो उनको काफी ज्यादा बुली किया जाता था, उनके इंट्रोवर्ट नेचर और उनके एसेंट की वजह से। पर नेपोलियन ने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। नेपोलियन पढ़ते रहे और उन्होंने ये जल्दी समझ लिया था, जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि वो सही कैलकुलेशन से जीती जाती है। इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर उनको एक छोटी सी पोस्ट मिलती है, सेकंड ल्यूटेनेंट की। फिर आता है ईयर 1793। ट्यूलन, जो कि फ्रांस का ही पार्ट था, उस पर ब्रिटिश फोर्स अटैक कर देती है और यहीं से शुरुआत होती है नेपोलियन की। इस वार में नेपोलियन को आर्टिलरी संभालने का काम दिया जाता है। यहाँ पर नेपोलियन अपनी सूझबूझ दिखाता है और अपने वेपन्स को हाई ग्राउंड पर ले जाता है और वो एनिमीज के सप्लाई रूट को काट देता है और साथ ही पोर्ट्स को भी ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ब्रिटिश आर्मी काफी कमजोर पड़ जाती है और नेपोलियन की फोर्स ये वार जीत जाती है और ट्यूलन फ्रांस के अंदर आ जाता है। जिसके बाद नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है और इस वक्त नेपोलियन सिर्फ 24 साल के थे और यहाँ से लोग नेपोलियन को पहचानने लगे थे। नेपोलियन सिर्फ स्ट्रेटेजी के मास्टर नहीं थे, बल्कि वो सोल्जर्स के लीडर भी थे। वो उनके साथ चलते, भूखे रहते और सोल्जर्स को ये फील करवाते कि वो किसी किंग के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी इजाजत के लिए लड़ रहे हैं। इस वक्त नेपोलियन पॉपुलर हो रहे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट उनको पेरिस से दूर भेजना चाहती थी ताकि वो कोई पॉलिटिकल थ्रेट न बने। फिर आता है ईयर 1796। नेपोलियन को आर्मी ऑफ इटली का कमांड दिया जाता है। यह आर्मी काफी ज्यादा वीक थी और साथ ही काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड भी, पर नेपोलियन इसको एक अनस्टॉपेबल आर्मी बना देते हैं अपने बिहेवियर और अपनी स्पीचेस की मदद से, जिसके कारण नेपोलियन की आर्मी नॉर्थ इटली को कैप्चर कर लेती है और इस वॉर के बाद से नेपोलियन कंट्री में एक हीरो बन गए। इटली कैंपेन में जिस तरह नेपोलियन ने अपने एनिमीज को अलग अलग डिवाइड करके तोड़ दिया, उससे पूरी कंट्री शॉक में आ गई और उनके बिहेवियर की वजह से फ्रांस की आधे से ज्यादा आर्मी उनकी लॉयल्टी में आ गई। और जब किसी के पास कंट्री की आर्मी का सपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट उससे घबराने लगती है और फ्रांस की रूलिंग गवर्नमेंट जो ऑलरेडी वीक और अनस्टेबल थी, वो नेपोलियन को एक फ्यूचर थ्रेट के रूप में देखने लगी और इसी चीज का फायदा नेपोलियन ने उठाया। ईयर 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस की पावर अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे नेपोलियन ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली। वो अपनी तस्वीरें बनवाता और अपने आप को एक हीरो जैसे दिखाता और 1804 के आते आते उसने अपने आप को एम्पायर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया। नेपोलियन के पावर में आते ही नेपोलियन ने लॉ बदलने शुरू कर दिए। उसने सबको बराबर बनाया, मैरिट को बर्थ से ऊपर रखा और लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी। लेकिन जो कॉन्फिडेंस नेपोलियन को इतना ऊपर लेकर गया, वो धीरे धीरे ईगो में बदलने लगा। फिर आता है ईयर 812। नेपोलियन रशिया पर अटैक कर देता है बिना ये सोचे कि रशिया का साइज, डिस्टेंस और वहाँ का विंटर किसी भी आर्मी को तोड़ सकता है। पर नेपोलियन अपने ईगो में अंधा था। वो रशिया पर अटैक कर देता है, पर रशियन आर्मी फाइट करने की बजाय रिट्रीट करने लगती है। रशियन आर्मी ने रास्ते में सब कुछ जला दिया ताकि फ्रेंच आर्मी को फूड और शेल्टर ना मिल सके, जिसके कारण नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी भूख, ठंड और डिजीज का शिकार बनती गई, जिसके कारण लगभग 6 लाख सोल्जर्स में से ज्यादातर या तो मर गए या फिर वापस नहीं लौट पाए और यहीं से नेपोलियन का डाउनफॉल शुरू हो गया। इस वॉर में हारने के बाद नेपोलियन को एल्बा आइलैंड पर भेज दिया जाता है, लेकिन नेपोलियन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो एक बार फिर से वापस आता है, पर सिर्फ 100 दिन के लिए। फिर 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी फाइनल डिफीट हो जाती है और इस वार में हारने के बाद उसको दुनिया के सबसे वीरान आइलैंड पर भेज दिया जाता है, सेंट हेलेना आइलैंड पर। और साल 1821 में वो वहां पर अपनी आखिरी सांस लेता है। नेपोलियन एक पहले ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं जो कि कॉमन मैन होते हुए भी पूरे फ्रांस पर राज करते हैं। और नेपोलियन का ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो उनको जिस तेजी से ऊपर लेकर गया था, उससे कई गुना तेजी से उनको नीचे भी गिरा देता है। और वे एक बेस्ट एग्जाम्पल बन जाते हैं कि कैसे इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, पर उसकी कहानी आज भी दुनिया को जीतना और हारना दोनों सिखाती है।